सुप्रभात। आज हम इमाइल तुर्खीम का जीवन चित्रण देखेंगे। इमाइल तुर्खीम फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और आपका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपेनल नामक कस्बे में हुआ था। फ्रांस के जिस क्षेत्र में तुर्खीम का जन्म हुआ उस क्षेत्र में फ्रांस की अनेक अन्य प्रतिभाओं ने भी जन्म लिया था। तुर्खीम के पूर्वज यहूदी थे और उससे उनसे बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हुआ। पारिवारिक वातावरण ने उन्हें प्रतिभाशाली एवं सुशिक्षित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बचपन से ही तुर्खीम को यहूदी और ईसाई धर्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तुर्खीम के जीवन और कृत्यों को जानने के लिए उनके समय की यूरोप व फ्रांस की परिस्थितियों का उल्लेख करना भी उपयुक्त रहेगा। तुर्खीम के समय यूरोप और फ्रांस परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। उस समय सर्वत्र औद्योगिक विकास एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की धूम मची हुई थी। धर्म और विज्ञान में संघर्ष चल रहा था। पुरानी मान्यताएं जो धर्म और नैतिकता पर आधारित थीं ध्वस्त हो रही थी और इनके स्थान पर नवीन नैतिकता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो विज्ञान पर आधारित हो, जो विज्ञान को पल्लवित एवं पोषित कर सके। यह वह समय था जब संपूर्ण यूरोप का ही जीवन दर्शन करवट ले रहा था और इसी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में तुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया जो नवीन नैतिकता की स्थापना करने में अपना अपेक्षित योगदान दे सका। तुर्खीम बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे और आपने एपेनल के कॉलेज से तुर्खीम ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद आपने फ्रांस की सुप्रसिद्ध संस्था एकोल नॉर्मल अकादमी में प्रवेश लिया। उस समय फ्रांस की ही नहीं वरन विश्व की लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था थी और जिसके छात्रों को शिक्षा से संबंधित उच्च पदों पर कार्य करने के योग्य समझा जाता था। तुर्खीम शिक्षक बनना चाहते थे और इसीलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे एकोल अकादमी का छात्र होने का गौरव प्राप्त करते। एकोल अकादमी में फ्रांस, लैटिन और ग्रीक दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। इस शिक्षण संस्था में केवल प्रतिभावान छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता था। तुर्खीम को भी 3 बार प्रयास करने के बाद ही इस शिक्षण संस्था में प्रवेश मिला था। एकोल अकादमी की पाठ्यक्रम तुर्खीम की रुचि के अनुकूल नहीं था, क्योंकि तुर्खीम की रुचि विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद में थी और साथ ही उनकी जो रुचि थी व्यवहारिक जीवन की राजनीतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक दशाओं के अध्ययन में थी। वे उस ज्ञान और दर्शन को व्यर्थ मानते थे जिसमें अपने समय की राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन न किया जाता हो। ऐसे अध्ययन और ज्ञान के उपादेयता में आपको संदेह था। एकोल अकादमी के प्रोफेसर फस्टेल डी कॉलेंजस, जो कि सुप्रसिद्ध इतिहासकार एवं प्रत्यक्षवादी विचारक थे, का तुर्खीम से विशेष स्नेह था। तुर्खीम भी उनसे प्रभावित थे और उन्हें आदर्श अध्यापक के रूप में मानते थे। कॉलेंजस उन छात्रों के विचारों का सम्मान करते थे जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। इससे वे छात्रों में और अधिक सम्मान्य बन गए थे। इसी शिक्षण संस्था में तुर्खीम ने इमाइल बॉट्रॉक्स के निर्देशन में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि के लिए शोध प्रबंध भी लिखा। एकोल अकादमी का शैक्षणिक पर्यावरण चाहे तुर्खीम की रुचि के अनुकूल न रहा हो, फिर भी निसंदेह यह कहा जा सकता है कि यहाँ उन्हें बौद्धिक परिपक्वता और मानसिक चिंतन का मार्ग प्राप्त हुआ। अपने अध्ययन के दौरान तुर्खीम ने अपने शिक्षकों के हृदय में स्थान बना लिया और उनकी छवि एक होनहार और प्रतिभावान छात्र की बन गई।
दुर्कheim बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे, सदैव गंभीर एवं चिंतनशील मुद्रा में रहते थे और अपनी कक्षा में दूसरे छात्रों के मध्य अपने विचारों को बड़े आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करते थे। वे अध्ययन के दौरान ही अपनी राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की चर्चा, वाद विवाद और विचार विनिमय में भी भाग लेते थे और इसीलिए उनके कई विषयों पर विचार जो थे और चिंतन मौलिक एवं प्रभावपूर्ण थे। रॉबर्ट ब्रेस्टेड ने दुर्कheim के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, वह नितांत गंभीर था, उसे हल्कापन पसंद नहीं था, लगता है उनमें विनोद प्रियता नहीं थी और इससे भी अधिक बुराई उन श्रेष्ठ व्यक्तियों और साथियों के प्रति सहनशीलता का अभाव था जिनके विचार और स्वभाव उससे भिन्न होते थे। उसकी मुखाकृति निरुलाश थी, उसकी कटुता अत्याजय और उसकी निष्ठापूर्ण थी। व्यक्तित्व के इन लक्षणों ने उसके मित्रों का दायरा को सीमित कर दिया था और निस्संदेह उन विस्तृत प्रमाणों को भी सीमित कर दिया था जो उसकी प्रकृति को संतुलित कर देते थे और उसके शुष्क पक्षों को स्निग्ध बना देते थे। सन 1887 में दुर्कheim जर्मनी से पेरिस लौट आए और यहाँ के बॉर्डिकस विश्वविद्यालय में आपको शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त हुई और आपके लिए ही विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान का पृथक विषय एवं विभाग खोला गया और 1896 में दुर्कheim को समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार आपने फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर होने का श्रेय प्राप्त किया और इस विश्वविद्यालय में दुर्कheim ने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक एकता का, पारिवारिक समाजशास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, आत्महत्या, अपराध का समाजशास्त्र, दंड तथा समाजवादी सिद्धांत आदि विषयों का अध्यापन कार्य किया। आपने धर्म, नैतिकता एवं कानून विषयों को भी पढ़ाया। 1893 में दुर्कheim को पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। डॉक्टरेट के शोध ग्रंथ का नाम समाज में श्रम विभाजन था। बॉर्डिकस विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान ही आपके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए, समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम और आत्महत्या। बॉर्डिकस विश्वविद्यालय में दुर्कheim की सैद्धांतिक एवं पद्धति शास्त्रीय आधारशिला तैयार हुई और विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक अध्ययन की रुचि भी जागृत हुई। यहाँ विशेषकर आपने धर्म के बारे में अध्ययन, चिंतन और मनन किया, जिसका प्रभाव उनकी प्रत्येक रचना में देखा जा सकता है। यहाँ अध्यापन कार्य आरंभ करने के साथ ही आपका विवाह लुई ड्रेफस से हो गया। पारिवारिक जीवन में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, फिर भी हमें ये उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि आपकी 2 संतानें थीं, एक पुत्री जिसका नाम मैरी था और दूसरा पुत्र जिसका नाम आंद्रे था। दाम्पत्य जीवन में उन्हें बहुत प्यार मिला, पारिवारिक परिस्थितियां सदैव अनुकूल रहीं। इस रूप में हम यदि यह कहें कि दुर्कheim एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके अध्ययन और लेखन में बहुत सहयोग दिया। 1902 में दुर्कheim को पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के प्रोफेसर पद के लिए आमंत्रित किया गया और 1906 में उन्हें इस पद पर स्थायी नियुक्ति दे दी गई। 1913 में दुर्कheim ने इस विभाग का नाम बदलकर शिक्षा एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया। पेरिस विश्वविद्यालय में दुर्कheim ने नैतिक शिक्षा, नीतिशास्त्र, धर्म की उत्पत्ति, विवाह और परिवार, नागरिक नैतिकता, समाजशास्त्र, काउंट तथा सेंट साइमन का समाज दर्शन आदि विषयों का अध्ययन कार्य किया। आपने समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पूरी लगन और परिश्रम के साथ अध्यापन कार्य किया और निष्ठापूर्वक लेखक व निबंध लिखे। इससे वे छात्रों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके एक विद्यार्थी ने तो उनकी तुलना अरस्तु, डेकार्टस, स्पिनाज और कॉम्ट से की है, जो कि दुर्कheim को एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। 1912 में दुर्कheim की एक महत्वपूर्ण रचना धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप भी यहीं से प्रकाशित हुई। दुर्कheim केवल साहित्य जगत तक के सीमित नहीं थे, वरन उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों में भी भाग लिया। उन्होंने फ्रांस और यूरोप के जनजीवन और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया। देश और समाज की सेवा के लिए वे सदैव समर्पित रहे। सामाजिक जीवन में नैतिकता की उन्होंने
जोरदार वकालत की और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। दुर्खिम की मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस समय उन्होंने एक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई और अपने देशवासियों की सेवा की। दुर्खिम ने फ्रांसवादियों को धैर्य, प्रयत्न, विश्वास का नारा दिया। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने पुत्र आंद्रे को भी युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। आंद्रे की मृत्यु लड़ाई के मैदान में घायल हो जाने के कारण हुई और उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्खिम भीतर से टूट गए, क्योंकि आंद्रे उनका केवल इकलौता पुत्र ही नहीं वरन एक होनहार छात्र और एक उभरता हुआ नक्षत्र भी था। आंद्रे भाषा विज्ञान के होनहार छात्रों में गिना जाता था। शांत और गंभीर, दुर्खिम ने इस वेदना को बाहर प्रकट नहीं होने दिया, किंतु वेदनाएं छुपती नहीं, कसक मिटती नहीं और अंततः 1916 में दुर्खिम गंभीर रूप से बीमार हो गए और 1917 में उन्होंने ग्रीष्मावकाश लेकर फाउंटेनब्लेau में जाकर नीति शास्त्र पर पुस्तक लिखने का विचार किया, किंतु 15 नवंबर 1917 को 59 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया और दुर्खिम की शारीरिक मृत्यु हो गई, किंतु समाजशास्त्री आकाश में वह ध्रुव तारे की तरह सदा ही प्रकाशमान रहेगा और भावी पीढ़ी के समाजशास्त्रियों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। इस तरह से दुर्खिम का जीवन समाजशास्त्र को समर्पित रहा। और जो दुर्खिम की हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो दुर्खिम की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले उनकी पुस्तक थी समाज में श्रम विभाजन, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, आत्महत्या, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, शिक्षा एवं समाजशास्त्र, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, नैतिक शिक्षा, समाजशास्त्र एवं संत साइमन, व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, समाजवाद और एनी सोशियोलॉजी। पत्रिका का संपादन सन 1898 से 1910 तक किया गया और मॉन्टेस्क्यू पर छात्र जीवन में स्रोत प्रबंध। मैं तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी पर छात्र जीवन में लेख आदि हम यहाँ दुर्खिम की प्रमुख कृतियों के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।